ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास हमने किस चीज की बात की थी। याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास तो जल्दी हुई है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Combination Combination of cells in Parallel. series and in parallel. बहुत बढ़िया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात की थी। Let me write it. अच्छा, आपको फॉर्मूला वगैरह याद है या फिर अभी बाद में याद Yes, करोगे? ma'am. याद है. याद है. पर मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। नहीं है, है ना? यस मैम। तो सीरीज का क्या फॉर्मूला था? मैम E1 इक्वलेंट plus E2 plus E3 E1 plus और R E2 equivalents R1 plus R2 plus R3. वेरी गुड सौम्या। अच्छा, अब मैं जिसका नाम लूं वो बताना, ठीक है? पलक, आर यू कंफर्टेबल? अगर आप माइक ऑन करो तो यस मैम। ठीक है। बताओ, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फॉर पैरेलल। मैम E1 by R1 plus E2 by R2 अपोन में 1 by R1 plus 1 by R2। वेरी गुड, ठीक है। साक्षी सिन्हा, आर इक्विवेलेंट बताओ बेटा। मैम 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to 1 by R equivalent. वेरी गुड, सेकेंड। अच्छा, मैंने आपको इसमें एक चीज और बताई थी कि अगर पोलैरिटी चेंज हो जाए, अगेन हम सीरीज और पैरेलल दोनों केस के लिए स्टडी करेंगे। E1 minus E2 हो जाएगा। Yes, ma'am. लेट मी आस्क। चलो मनीषा, आप ही बता दो। मैम चेंज करेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब छाया, आप बताओगे बेटा पैरेलल का? नहीं। अर्पिता? ओके, आरती आप बता दो। मैम E1 by R1 plus E2 by R2 नहीं, अपॉन में पोलैरिटी चेंज। माइनस हो जाएगी, माइनस। माइनस हो जाएगा मैम। हाँ, ये ना, राइट आरती? अगर पोलैरिटी चेंज यस कर मैम। दी तो ऊपर माइनस आ जाएगा, जिस भी सेल की आपने की होगी। और आर इक्विवेलेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। तो इतना डिस्कशन हम लास्ट क्लास कर चुके थे। अब टॉपिक आता है कि भाई आज क्या पढ़ना है अपने को। तो आज क्या पढ़ने वाले हो? एक तो आप पढ़ोगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। मैंने आपको लास्ट क्लास इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था। मिक्स्ड ग्रुपिंग मैंने आपको, है ना, लास्ट क्लास मैंने आपको एक स्लाइड ऐड करके बताया था। एक मिनट, कि हम कल पढ़ेंगे इस चीज को। क्या पढ़ना था उसमें कि अगर सीरीज में एन सेल्स है और ऐसे एम रोज अपने पास है। क्या बेटा? ओके, हाँ। अनुष्का, आप कुछ पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो? नो मैम, आंसर ओके, करने के लिए हैंड। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, द सेकेंड थिंग इज, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर ना कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है, आप ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हो। इसका एक नया एस्पेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट में तो ऐड होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो आप 10th में पढ़कर आए हो ना, वही सारी चीजें दोबारा रिपीटेड होंगी। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जो कॉम्पिटेटिव लेवल पर होंगे, ठीक है? अदरवाइज इसके कुछ क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी ऐड कर लेंगे। क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, ये पक्का है, ठीक है? चलिए, मैंने मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आपको बताया था कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो। तो हम हाँ जी बेटा। मैम किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है, कह रहा है मैम से बोल दो रिक्वेस्ट करके मीटिंग ज्वाइन करवाए, नहीं हो रही। ओके ओके ओके, आई विल डू दैट। उनको बोलो अभी बस एक बार ऐसे ड्रॉप कर दो कि अभी ट्राई कर लो। ओके मैम। ओके ओके, चलो इधर आ जाओ वापस से। हाँ, तो मैंने बोला कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज भी हो पैरेलल भी हो। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया कि अपने पास n सेल्स का एक रो है, यानी कि एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं और ऐसे ही अपने पास m रोज है।
तो अब हमें इनकी कुछ कुछ चीजें निकालनी है, जैसे कि इक्विवेलेंट ईएमएफ, आर इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, अगर मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर दूं तो उससे करंट कितना जा रहा है, किस वैल्यू पर या किस कंडीशन पर करंट मैक्सिमम होगा, वगैरह वगैरह। तो काफी तो हो नहीं रहा है, वो पता नहीं कौन है, बहुत परेशान हो रही, कह रही नहीं हो रहा है। ओके। देखो अभी जितने बच्चों ने ट्राई किया है मैंने उनको मतलब कर दिया है यहाँ पे ज्वाइन। ठीक, चलो अगर दोबारा मैसेज आए तो मुझे फिर से बता दो, कोई इशू नहीं है। गुड इवनिंग बेटा। चलो अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। सबसे पहले एक डायग्राम बना के देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला कि n नंबर ऑफ सेल्स, सभी का ईएमएफ ई ले लेते हैं, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस। मैम आप मैम स्टक नहीं है। एग्जैक्टली, स्टक कैसे हो सकती है, ठीक है। मैम एक बार मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल वापस बता दो। ओके देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग में सिंपल सी एक बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट करेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने ऐसे करा कि n नंबर ऑफ सेल्स मैंने सीरीज में ली है और ऐसा एक रो हुआ। देखो यहाँ पर E EMF और R इंटरनल रेसिस्टेंस की n सेल्स मैंने ली, ठीक है। सिमिलर ये एक रो है ना, ऐसी मैंने और रोज ली। एक सेकंड कोई आया है, ठीक है। ऐसी ही मैंने कितनी और रोज ली, m रोज और ली, समझ रहे हो। देखो ये हुआ मिक्स ग्रुपिंग अनुष्का। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और इन सबको अगर मैं कनेक्ट कर दूंगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। ये सुनो, यस ठीक है। अब बस मैं आपको डील करना सिखाती हूँ कि इनसे आपको चीजें कैसे निकालनी है। हाँ जी मैम बेटा। कुछ नहीं मैम। ओके ये वो वैसे वाला नहीं हो गया, एक मूवी नहीं थी ऐसे आरोही, वो कहती हाँ कुछ नहीं बस यूं ही। चलो ऐसी m रोज हो गई और हर एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स हो गए। किसी को इस डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। नो। ठीक है, सभी का ईएमएफ ई, ये वाली चीज आप ध्यान रखोगे। बेटा आप क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, देखो अगर एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, कोई पोलैरिटी हमने चेंज नहीं करी है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि उन सारे सेल्स का ईएमएफ NE होगा और सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस NR होगा। ऐसा आप हर रो में कर सकते हो। यस मैम। चलो किसी को अगर किसी भी बच्चे को इस चीज में दिक्कत है तो मुझे यहीं पे रोक देना, यहीं पे पूछ लेना, ठीक है। फिर बाद में मत कहना कि मैम ये क्या कराया। मैम रिपीट कर दो। हाँ देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको अभी बताया था कि आप इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हो, E1 प्लस E2 प्लस E3। यहाँ पे सभी का ईएमएफ E है ना। आप जब ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स को ऐड करोगे तो इक्विवेलेंट तो NE आएगा ना। ये सुनो इशिका। यस मैम। ठीक है, जब सारे R इक्विवेलेंट्स आप निकालोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में R प्लस R प्लस R प्लस R, कब तक n टाइम्स, तो NR ही तो आएगा अपने पास। यस मैम। यस मैम। अब एक चीज मुझे और बताओ, आपके पास ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कल आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे और प्रूफ भी किया था कि अगर हर सेल जो इक्वल ईएमएफ कंटेन करती है, लेट्स से 4 वोल्ट, ऐसे 10 सेल लगा दो उन पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में 10 सेल ऐसे लगा दो जिनका 4 वोल्ट हर एक सेल का ईएमएफ है, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? 4 ही होगा। 4 ही होगा। चाहे आप फिर 100 लगाओ चाहे 1000 लगाओ। तो यहाँ पर मैं अगर इन सब का इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो इट वुड बी NE ना। यस मैम। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, हाँ पैरेलल वाला देखो स्वाति, आप अगर कल वाले नोट्स उठाओ तो सिंपल था उसमें कि अगर ऐसे 4 वोल्ट का बैटरी सेल लगा हुआ है, एक पैरेलल में 4 वोल्ट लगा हुआ है, सिमिलरली यहाँ भी 4 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे इसका इक्विवेलेंट सेल दे दो, तो आप ना बिल्कुल आंख बंद करके इक्विवेलेंट सेल के लिए 4 वोल्ट तो लिख ही देना। फिर आपको मैम मैम मुझे ये पूछना था कि
फिर तो इक्विवेलेंट ई आएगा ना, एन ई थोड़ी आएगा, और आर इक्विवेलेंट आर बाय एन आना था। हाँ तो इक्विवेलेंट एन सॉरी ई ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो हर एक सेल का ईएमएफ एन ई है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए एन ई ही आएगा, है ना। ओके ओके अब अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या आएगा फटाफट से। आर बाय मैम एनआर ही रहेगा। मैम एन आर ही रहे। आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जितने भी जो भी रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है जो सबका सेम है अपॉन एन, हाँ एन बाय आर है ना। याद करो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपके पास दो रेसिस्टर्स हैं जो इक्वल रेसिस्टेंस रखते हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आंसर आर बाई 2 आएगा। अगर 3 है तो आर बाई 3 आएगा, एम है तो आर बाय एम आएगा। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, एन आर, इसलिए एन आर बाय एम आया। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ये आपका एम वाली बात दोबारा बता दो। ओके देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है जिनका रेसिस्टेंस इक्वल है, दो रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है जिनका रेसिस्टेंस इक्वल है, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, आर बाई 2, राइट। अगर 3 है तो आर बाई 3, 4 है तो आर बाई 4। सिमिलरली अगर m है तो आर बाय एम ही तो आएगा। यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, एन आर, तो इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट सेल का कितना हो जाएगा, एन आर बाय एम। इज दैट ओके? यस मैम। मैम की क्वेश्चन में मेंशन रहेगा से एम दे रखा है या फिर एनआर? ऑब्वियसली वो आपको इतने सारे वेरिएबल्स थोड़ी देगा, वो आपको बोलेगा कि देयर आर n cells in a row and we have such m rows, या इतनी हमारे पास m rows है जिसमें हर एक रो में n cells है। अब आप ये चीज निकालो उनका, ओके मैम। होगा वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने में किसी को दिक्कत है क्या? नो मैम। ठीक है। मैम स्वाति इज आस्किंग इन द चैट बॉक्स कि उसे नहीं समझ आ रहा कि एम कहाँ से आया। क्या क्या हुआ स्वाति? मैम m कैसे आया प्लीज बता दो। ओके देखो बेटा, अभी मैंने आपसे मुझे आप एक चीज बताओ स्वाति, ये r यहाँ पे r इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ स्वाति? r इक्विवेलेंट देखो पैरेलल में है वो, 1 बाय आर। मैम आर बाय 2, मैम आर बाय 2। सिर्फ स्वाति को बोलने दो, सिर्फ स्वाति को बोलो बच्चे। 1 बाय आर। नहीं देखो 1 बाय आर नहीं आएगा, आप अगर इसका निकालोगे तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय आर इक्विवेलेंट, है ना। आप उसको सॉल्व करोगे तो 2 बाय आर और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर सोचो यहाँ पे और नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ा दूं, सॉरी रेसिस्टर्स बढ़ा दूं जिनका रेसिस्टेंस इक्वल हो, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। ऐसे केसेस में आपको नंबर ऑफ रेसिस्टर्स काउंट करने, यहाँ पे 4 है, सभी इक्वल है, तो देखो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। समझ में आया? बोलो स्वाति। ओके तो अब आप मुझे बताओ कि आपको एम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, एम क्यों आया? मैम ये तो एम मतलब मैथ्स में भी यूज हुआ है, एम मतलब रो होता है और एन मतलब कॉलम होता है, तो उसी के साथ। ये तो वो अलग चीज है, तो मैंने एम एन ऐसी वेरिएबल ले लिए, एक्स वाई ले लो, पी क्यू ले लो, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। लेकिन मुझे बस ये बता दो कि तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया ना स्वाति कि एन आर अपॉन एम क्यों आया है? क्या बोल रहे हो? नहीं अच्छा वो तो देखो क्वेश्चन में गिवन है अपने को, एक सेकेंड आप देखो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि वी हैव m rows of cells, each row contain n cells, ठीक है, ये हमको गिवन है, अज्यूम नहीं किया है हमने खुद से कुछ भी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मेरा पहला काम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो क्वेश्चन का हो गया। अगर मुझसे वो इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछता है तो वो NE हो जाएगा, अगर वो मुझसे R इक्विवेलेंट पूछता है तो वो NR बाय M हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो अगर मुझसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सेल्स, आप बताओ कितनी होंगी? NE प्लस NR। मैम n इंटू m। n इंटू एम, वेरी गुड। क्योंकि देखो हर एक रो में n और कितनी m रोज, समझ रहे हो, 5 सेल और 2 रो हैं तो 5 इंटू 2 10 सेल्स ही होंगी ना। तो सिमिलरली अगर अपने पास n रोज है, n सेल्स है,
और m रोज हैं, तो m इंटू n इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, और क्या पूछ सकता है वो हमसे? जो जो पॉसिबल चीज है ना वो हम सब निकालेंगे। अब वो बोल दे कि आपने अभी जो सेल बनाई थी इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी लगा देता। अब बताओ मुझे, मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। नहीं है। मैम आर एक प्लस मिनट एन आर अपॉन एन। क्या बेटा? मैम आर प्लस आर एन प्लस आर एन आर अपॉन एन। हाँ, अब मैम मुझे एक बार बताओ इससे करंट कितना निकलेगा? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इफ आई कनेक्टेड एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हियर, तो उसके अक्रॉस करंट कितना होगा मुझे ये बताओ आप लोग। मैम आर प्लस एन आर, अच्छा करंट बताना है क्या? हाँ जी बेटा, बताओ। मैम एन ई बाय आर N upon R, मैम एम एन ई अपॉन में आर एम प्लस एन आर। इसमें सब एग्री करते हो? यस मैम। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, I इज इक्वल्स टू V बाय R। सही बात? यस मैम। चलो बढ़िया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, मतलब एलसीएम वेलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा। मैम स्क्रीन स्टक नहीं है। अभी पता क्या है, मैंने कुछ लिखा नहीं लेकिन एकदम से आ जाएगा। देखा? क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे mn आपको दिख रहा होगा, mn दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल्स mn है, आपको यहाँ से भी प्रूफ मिल सकता है। इज दैट ओके? और क्या निकाल सकते हैं? अब मेरा नेक्स्ट कंसर्न है कि क्या आप मुझे मैक्सिमम आई किस कंडीशन में होगा और आई मैक्स का वैल्यू क्या होगा ये बता सकते हो? सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई आई मैक्स क्या होगा और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? वो कंडीशन भी बताओ। लगता है आपकी वीडियो पे। क्वेश्चन ये है, आई का एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। अब मुझे बताओ आई मैक्सिमम क्या होगा, कंडीशन क्या हो सकती है? ये वाला पार्ट आप करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। चार्जेस ज्यादा। फिर से बोलो बेटा प्रियांशु। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा ना, मैम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं 0 हो हो सकता जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 0। आप कहाँ H पॉजिटिव S नेगेटिव रखोगे? और होने के एक्सटर्नल को कम होना पड़ेगा। क्या बेटा, क्या आप फिर से बोलो सही? मैम जो रेजिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होने के लिए बिल्कुल, आप तो करो इस चीज को मिनिमम। करो करो करो। मैम जो मुझे एम आर प्लस एन आर है ये मिनिमम होगी और फिर करंट मैक्सिमम हो वेरी जाएगा। गुड साक्षी। बच्चे जब आपके पास ये आई का एक एक्सप्रेशन है MNE ओवर MR प्लस NR, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे आई को मैक्सिमम करना है तो जो डिनोमिनेटर है इट हैज टू बी मिनिमम, राइट ना? इसको मिनिमम Yes, होना ma'am. पड़ेगा। मैम यहाँ पे 2 केस बनेंगे फिर। नहीं अभी देखते, देखो चलो, MR प्लस NR, अब इस पे हमें फोकस करना है क्योंकि इसी को मिनिमम करके हमको कंडीशन भी मिलेगी और आई मैक्सिमम का वैल्यू भी मिलेगा। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बताओ, इज इट ओके? है ना? आप इसका स्क्वायर खोलोगे, उसमें ये माइनस का आएगा, माइनस प्लस कट जाएगा तो ये बराबर यही आ जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आप इसको मिनिमाइज करने में बोलूं तो ये तो एक पॉजिटिव टर्म है ना? इसमें तो f का वैल्यू भी मैम होगा, इस का वैल्यू भी होगा, इक्वेशन को इससे हम कुछ समझा नहीं कर दो। सकते। क्या बेटा? मैम इस मैम ये इक्वेशन को समझा दो। आर एन आर ये कैसा है? देखो देखो, एक ये वाली आइडेंटिटी पड़ी थी, मैम कौन सी दिखने गई? Yes, है ना? यस मैम। यस ये वाली आइडेंटिटी थी तो करी है मैंने। आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा MR प्लस NR। मैम प्लस एम आर, मैम पर एम आर प्लस एन आर जो है वो स्क्वायर में थोड़ी है। मैम वो बच्चा, बाहर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, Yes, ma'am. मैथमेटिकल एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना हम लोग। ये देखो, ये Yes, खुलकर ma'am. ऐसे आएगा। क्यों लिखेंगे ऐसे, मतलब हाँ,
इट्स जस्ट अ Reason, ट्रिक, ma'am. ये ट्रिक है बस। मैम 2 बाहर आना चाहिए ना क्या मैम, ये जो 2 है ये बाहर आना चाहिए ना ये 2 कौन सा वाला 2 बेटा? अच्छा मैम, ये अंडर रूट में 2 या एक मिनट रुको बस। बिल्कुल यहाँ पे 2 बाहर आएगा, 2ab होता है। बट अगेन देखो वो पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, सिर्फ ध्यान नहीं गया, वैसे जाना चाहिए, वो बात सही है। एक मैम second आपकी रुको। स्क्रीन स्ट्रक है शायद। नहीं नहीं, मैं कुछ लिख नहीं रही। ना ना भाई, लिखा नहीं है कुछ भी। अब देखो, इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है कैंसिल आपके हो पास, जाएगा, MR प्लस NR आ जाएगा। है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, ma'am. अब Cancel. आप एक बात बताओ, m और n ये जीरो नहीं हो सकते ना, तो इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो सकता है ना एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो ये एक ऐसी टर्म है जिसके साथ हम बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बट अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं तो काम बन सकता है। अब इसको मिनिमाइज, ये एक स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? मैम 1। मैम 0 पे जा सकते जीरो हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। अगर 0 हो सकती है तो बस आपको यहाँ पे उस चीज को यूज करना है। आप देखो उसको ऐसे लिख सकते हो ना कि अंडर रूट एम आर इज माइनस अंडर रूट एन आर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली आपको मिल जाएगा एम आर इज इक्वल्स टू एन आर, राइट? यही कंडीशन है जब आपके पास क्या हो, मैक्सिमम करंट मिल सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आर का वैल्यू एन आर बाय एम आ रहा है। बेटा जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए उस कंडीशन के अंदर आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। यस और नो? Yes, ma'am. नेट इंटरनल रेसिस्टेंस ही तो है कि नहीं? Yes. ठीक है, तो बस अब आप रेजिस्टेंस सेम हो जाते हैं तब करंट ज्यादा हो जाता है। तब मैक्सिमम करंट आएगा। अब आप फटाफट से बस ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिख देना एज योर आंसर कि भाई आर को एन आर बाय एम हो जाना चाहिए। और इस कंडीशन में आप ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पर आई मैक्स में यहाँ पुट करके देख लो। आई मैक्स के लिए ये हो जाएगा एम एन ई अपॉन, आप चाहे तो एम आर की जगह एन आर पुट कर दो, चाहे एन आर की जगह एम आर पुट कर दो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, एम से एम कैंसिल, ये आ जाएगा एन ई बाय 2r। अब आपको जैसे भी क्वेश्चन में गिवन हो वैसे कर लेना। समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कंप्लीट होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. मैम वो समझ गया जो आपने ऊपर करा है मैम। एक एक करके बोलो बोलो बोलो। मैम मेरे को वो समझ गया जो आपने ऊपर करा है ना। आई मैक्स देखो, ये वाली यस मैम, वही वाला। ये वाली कंडीशन दिख रही है यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट के सॉरी बॉक्स के अंदर रख रखी है कि एम आर इज इक्वल टू एन आर। यस मैम। ठीक है, अब आप आई मैक्स की जो एक्सप्रेशन है उसमें या तो एम आर को एन आर रख दो या एन आर को एम आर रख दो, बात तो एक ही है ना। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, एन आर की जगह एम आर रख दे तो नीचे 2 एम आर हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, आंसर आ गया एन ई बाय 2r। इज दैट ओके? ओके, एक बार स्लाइड दिखाना जहाँ पे आपने आई मैक्स की वैल्यू लिखी। ये रहा बेटा। जब हो जाए तो मुझे बता देना। मैम इस पे क्वेश्चन नहीं, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ हाँ, मैम इस पे क्वेश्चंस नहीं, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल पे क्वेश्चन चलो मैं करा दूंगी आगे। ठीक है, आज तो नहीं है, आगे करा देंगे, बट इसे एज अ कॉन्सेप्ट रख लेना। बोलो बोलो, कंडीशन क्या बताई मैम? कंडीशन क्या बताइए? कंडीशन ये है बेटा
कि जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, इन दैट सिचुएशन द करंट विल बी मैक्सिमम। ओके मैम। मैम जो आपका मॉड्यूल है मैम इस चैप्टर का, मैम उसके क्वेश्चंस तो हो गए, बस इंस्ट्रूमेंट वाले रह गए, फिर क्वेश्चंस कहाँ से करें? ठीक है, कोई नहीं, बस आप इंस्ट्रूमेंट तक रुक जाओ, वो उसमें कराती हूँ ना, उसके बाद से लगा देना, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। तो गुंजन ने आंसर किया है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। गुड, वेरी नाइस गुंजन। ठीक है, आप पहले मुझे एक बात बताओ, सेल के बारे में हमारा एक अच्छा खासा डिस्कशन कई बार हुआ है। यस मैम। भाई सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब एक तरफ V एक तरफ आप 0 मान लो, और इधर से कुछ I करंट फ्लो हो रहा होगा। सेल का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। और क्या होता है? करंट। मैम करंट मैम वो एनर्जी सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू फ्लो इन द सर्किट। वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी सो दैट अ चार्ज कैन सर्कुलेट इन द क्लोज लूप, राइट? यही होता है। यस मैम। मैम Yes, ma'am. पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है और चार्ज को एनर्जी देता है कि वो सर्किट में घूम कर आ जाए, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। ये तीन बातें हमें सेल के बारे में बड़ी क्लियर है। चलो, सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वर्क डन बाय सेल। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्कशन हमारा हुआ है, पोटेंशियल में किया था वर्क डन पोटेंशियल। बिल्कुल किया था। क्या यस आएगा? मैम। क्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड मनीषा। बाकी लोगों को याद आया? मैम वो मैम क्यों होता है ना चार्ज, एक मैम ही करके बोलो। पोटेंशियल चार्ज, मैम वो क्यू इन इनटू पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्वेश्चन आया था वो I2RT आएगा। नहीं, आई स्क्वायर आर टी तो लेटर स्टेज पर आएगा, पहले हम बेसिक बात करें, सेल के बारे में बात कर रहे हैं। मैम हाँ जी मैम बोलो। वर्क डन आएगा मैम चार्ज इनटू पोटेंशियल। वेरी गुड। देखो, एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंफिनिटी वाला चीज बताया था ना, कि उसका हम पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं बाय डेफिनेशन, है ना? जीरो आता है, फिर दूसरा अगर It is करते हैं तो डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर पर यूनिट चार्ज। यही तो डेफिनेशन थी पोटेंशियल की। ये हमने एक ट्रिक बिठाई थी कि एट इंफिनिटी हम पोटेंशियल जीरो मान लेते थे। तो बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर इज नथिंग बट Q इंटू V, एंड दिस इज, देखो यहाँ पे तो ये V एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, आपको पता है फिजिक्स में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आइसोलेटेड या एब्सोल्यूट नहीं एग्जिस्ट करते, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, चेंज एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली जो बच्चे Q इंटू डेल्टा V बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप V लिख पा रहे हो तो वो भी लिख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये V इंफिनिटी माना है। इज दैट ओके? मैम चेंज। ठीक है, तो ये वो एनर्जी थी जो सेल सप्लाई करती है ना? यस मैम। ठीक। अब अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर आप बताओ क्या होती है? गुंजन ने तो बताई थी, बाकी आप लोग बताओ। वर्क डन मैम एनर्जी the rate at which the electrical energy is supplied to the circuit। ओके, बेसिकली अगर ऐसे बोला जाए, वर्क डन पर यूनिट टाइम। Energy upon मैम मैंने भी लिखा था चैट। ओके रेशम, लेट मी चेक। अब इसको स्टूडेंट बहुत सही। वेरी गुड। बिल्कुल सही है, चलो बढ़िया, सही लिख रहे हो। अब देखो यहाँ पर पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। अभी ये वो एनर्जी थी ना जो सप्लाई हुई थी, तो अगर मैं यहाँ पर पावर निकालना चाहूँ विच इज सप्लाइड बाय द सेल, तो क्या होगा? मैम टाइम भी तो क्यों? चाहिए, बस कितने टाइम में वो एनर्जी सप्लाई कर रही है तब तो निकाल पाएंगे। हाँ, तो QV बाई टी हो गया ना। Q बाई टी को आप क्या लिख देते हो? आई मैम करंट। तो ये आपके पास आता है पावर इज इक्वल्स टू VI, ठीक है? अब इस सेल का होता क्या, इस पावर का होता मैम क्या? आई स्क्वायर आर भी तो आ सकता है। वो अभी आएगा, पहले R तो आए, अभी थोड़ी आ जाएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस R फर्स्ट। अब देखो,
इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज जो भी सेल से एनर्जी लेता है उसका करता क्या है, उस एनर्जी को वेस्ट करता है ना अक्रॉस द रेसिस्टर्स, डिसिपेट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर डिसिपेटेड इन रेसिस्टर। सोचो एक सेल के अक्रॉस मैंने एक रेसिस्टर लगाया हुआ है, उससे आई करंट जाता है, वो पावर को डिसिपेट करता है कि नहीं? अभी आपने पढ़ा कि पावर इज इक्वल्स टू वी आई। आप यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकते हो ना, जब भी आप ओम्स लॉ लगाओगे क्या जाएगा आई स्क्वायर आर, V is equals to IR, है ना? अब आप यहाँ पर पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है? आई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखो कि जिस चीज को यूज कर रहे हो एटलीस्ट वो पिक्चर में हो, राइट? तो अब आप स्टार्ट करो। देखो पावर के आपके पास वो सारे फॉर्मूलाज आ गए जो आपको याद है। आप एक बार V की जगह चल रही है, हाँ V की जगह IR रख दो तो I स्क्वायर R आ जाएगा। I की जगह V by R रख दो तो V स्क्वायर by R। इज दैट ओके? यस मैम। हमेशा ध्यान रखना कि जो सेल है, सॉरी जो आपका रेसिस्टर है वो हमेशा पावर डिसिपेट करता है। मैम एक बार ही प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। एक सेकेंड, पावर डिसिपेटेड इन रेसिस्टर, इसको थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं। Power always get dissipated in हाँ। resistance. रेसिस्टर मैम आपकी screen ऑलवेज, stuck- ओके इतने में बोल रही हूँ उसको सुन लो, और कुछ नहीं हो रहा वहां पे। रेसिस्टर ऑलवेज डिसिपेटेड दी पावर, ठीक है? हमेशा पावर को जो है खर्च करता है, वेस्ट करता है। क्या सेल हमेशा पावर सप्लाई करता है? No, ma'am. सेल No, ma'am. डिसिपेट्स पावर कब करता है? वो भी डिसिपेट करता है, लेकिन कब? वाइल मैम डिसिपेट मतलब वेस्ट करना या खर्च कर देना। वाइल चार्जिंग ऑफ सेल। आप यूजुअली केस पढ़ते हो डिस्चार्जिंग का, तो डिस्चार्जिंग में तो वो हमेशा पावर सप्लाई करेगा। देखो आपने ऊपर लिखा भी था कि एनर्जी सप्लाई बाय द सेल, राइट? लेकिन अगर कोई सेल इस तरह से बना हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को एंटर करा रहा है ना? तो ये केस है किसका? चार्जिंग ऑफ सेल का। और इस सिचुएशन में वो वी आई पार क्या करेगा? डिसिपेट करेगा, खर्च करेगा। इज दैट ओके? रेसिस्टर हमेशा डिसिपेट करेगा, हमेशा लॉस करेगा पावर का। अब आप ये वाला एक्सप्रेशन देख लो जिसको देखना है। मैम हो गया। हो गया? पर इससे ऊपर वाली साइड दिखाना। ओके काफी बेसिक सारे ऑलरेडी आप डिस्कशन कर चुके हो, है ना, प्रीवियस क्लास में। यस अब आपके पास क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। मैम एक बार चार्जिंग ऑफ सेल फिर से बताना। देखो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से आप क्या निकालते हो? करंट निकालते हो और वो फ्लो करता है। मतलब बेसिकली सेल इस टाइम अपने आप को खर्च कर रहा होता है, अपनी एनर्जी दे रहा होता है, प्रोवाइड कराता है, सप्लाई कराता है। लेकिन उस सेल को भी तो चार्ज होना होता है ना, तो वो क्या करता है? अगर डिस्चार्जिंग के वक्त पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर गया था तो बेटा चार्जिंग के वक्त पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आएगा। इज दैट ओके? यस बस करंट का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल। मैम डिस्चार्जिंग में इसका ऑपोजिट होगा। बिल्कुल, डिस्चार्जिंग वो होता है जो आप नॉर्मली पढ़ते हो। मैम डिस्चार्जिंग में माइनस वी आई होगा। डिस्चार्जिंग में प्रोवाइड किया जाएगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ डिसिपेट हो रहा है। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये तो लिखा हुआ है कि सेल डिसिपेट करता है कब? जब चार्ज हो रहा होता है, कोई और उसको एनर्जी दे रहा है ना? वो ले रहा है एनर्जी खुद के लिए, जहां वो प्रोवाइड करा रहा है, तो प्रोवाइड कराना इज पॉजिटिव। इज दैट ओके? तो मैम उसमें तो नेगेटिव होगा ना पहले वाले में जिसमें वो एनर्जी ले रहा है। इस वाले में ले रहा है ना चार्जिंग ऑफ सेल में, तो वही तो लिखा हुआ है डिसिपेट। उसमें डिसिपेट का मतलब ही लॉस है। हम नेगेटिव भी लगाएंगे इसका आगे फिर। देखो पहली बात तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है एनर्जी के केस में, वो बस आपसे लिख दिया जाएगा, आपको आंसर करना होगा। वो पूछेगा कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, आप आंसर कर दोगे 4 जूल हुआ, 400 जूल हुआ, 500 जूल हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। कितना एनर्जी प्रोवाइड करा, 500 जूल किया, 600 जूल किया, तो इट्स ऑल इन द थियोरेटिकल, ठीक है।
बाकी ये आपको लैंग्वेज के लिए ध्यान रखना है कि चार्जिंग ऑफ सेल के दौरान पावर क्या होती है, डिसिपेट होती है, क्योंकि वो इतनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। डिस्चार्जिंग में वो पावर देता है, सप्लाई कराता है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब बात करते हैं कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है। आपने मुझे बताया एनर्जी इज नथिंग बट पावर, सॉरी, पावर इज नथिंग बट एनर्जी बाय टाइम, राइट? यस मैम। ओके, पावर इज एनर्जी बाय टाइम, यानी कि आप इसको DE बाई DT भी लिख सकते हो। व्हाट इफ किसी पॉइंट पे वो वेरी कर रही हो तो हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। यहाँ से आप DE का वैल्यू P इंटू DT से निकाल सकते हो। अगर मुझे पूरा एनर्जी चाहिए तो आई नीड टू इंटीग्रेट इट। स्क्रीन स्टक नहीं है। मैम तक नहीं है। मैम नहीं है। ऐसे लिख सकते हो ना, D इज इक्वल टू P इंटू DT। आपको DE चाहिए पूरा तो आपको इंटीग्रेट कराना होगा, P DT को इंटीग्रेट करा दीजिए, 0 से लेके T या जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आप P का वैल्यू पुट कर दो, कोई सा भी पुट कर सकते हो। वैसे तो I स्क्वायर R ज्यादा चलता है क्योंकि करंट रेसिस्टेंस ये सब ऑलरेडी गिवन होता ही है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर अब मैं बोलूं, ये तो हो गया कि अगर करंट वेरिएबल है, ठीक है, जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट में देखते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट करंट वेरी नहीं कर सकता, डायरेक्ट करंट भी वेरी कर सकता है, बट यूजुअली जब तक ऑल्टरनेट करंट नहीं आएगा ना, हम वो चीज मतलब मैम एक बार जल्दी से स्लाइड, देखने को मिलेगा नहीं। मैम स्लाइड दिखा दीजिए प्रीवियस वाली। Okay. अगर करंट कांस्टेंट होता तो एक्सप्रेशन क्या आती, बताओ? जी 0 आर DT से। गुड मनीषा, सबको समझ आ रहा है ना ये सब? मैम डन। Yes, ma'am. ठीक है। इफ Ma'am? करंट इज कांस्टेंट, हाँ जी बेटा। मैम एक लड़के की ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, वो ग्रुप में मैसेज कर रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको बोलो एक बार फिर से ट्राई करे, अभी करे, एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो। देखो मैम, अगर हो करंट गया। कांस्टेंट हो गई, यस मैम। अगर करंट कांस्टेंट है तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ से I स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, R यस बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ DT का होगा। और जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। अब अगेन आप V इज इक्वल्स टू IR की हेल्प से बाकी फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। आप इसको V स्क्वायर बाय R इंटू T भी रख सकते हो, आप इसको VIT भी रख सकते हो, लेकिन कब, जब करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर यू। ठीक है, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा और वो सिर्फ कांस्टेंट करंट के लिए ही आप यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, स्वाति आपको समझ में आ गया बेटा? स्वाति कुछ क्या समझ में नहीं आएगा, मुझे बताओगे? मैम ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके रेशम, स्वाति थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बताओ कि क्या रिपीट करना है। मैम डी ये अच्छा DE, देखो DE छोटा सा एनर्जी छोटे से टाइम के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, DE बाई DT की फॉर्म, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने इस चीज को। यहाँ से पावर इज व्हाट, P, तो DE इज इक्वल टू P डॉट DT हो गया ना, मल्टीप्लाई में भेज दिया DT को, इसका इंटीग्रेशन कराया तो आपको ये चीज मिल गई। अगर मैंने बोला कि करंट किसी तरह से टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो आप यहीं तक रुक जाओ ना, ये आपको हमेशा ऑलवेज 100% एप्लीकेबल होगा हर जगह, चाहे करंट वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, कुछ भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट फिर भी अगर करंट कांस्टेंट है तो बेटा आप I स्क्वायर को बाहर ले लो, रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, उसको बाहर ले लो। अगर तो ये I स्क्वायर R अगर बाहर आ गया तो सिर्फ इंटीग्रेशन किस पे रन होगा, 0 से T किस पे रन होगा, DT पर। तो आपने देखो DT का इंटीग्रेशन T होगा, T में आपने मतलब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, T माइनस 0 आ गया, तो T माइनस 0 T ना, तो आपके पास I स्क्वायर RT आ गया। अब आपके पास जो ये ओम्स लॉ है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके ये भी निकाल सकते हो बाकी फॉर्मूलाज की। इज दैट फाइन? Yes, ma'am.
ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। दो केस यहाँ पे आपको दिए हैं, एक है कांस्टेंट करंट का और एक है वेरिएबल करंट का। ठीक है, फटाफट से बताओ क्या एनर्जी होगी डिसिपेटेड के अक्रॉस। कावेरी क्लियर हो रहा है बेटा आपको सब कुछ? मैम 54 जूल। ओके, कावेरी है क्या क्लास में? ओके, क्लियर है, दैट्स गुड। ओके साक्षी, बेटा फर्स्ट का बता रहे हो आंसर? ये फर्स्ट का। ओके, ओके, कोई इशू नहीं कावेरी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? किसका बेटा? एनर्जी अभी तो लिखवाए थे वी स्क्वायर बाय आर टी, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी, जो भी आपको लगे आपके फॉर्मूले में आपके पास वैल्यूज है जिनके आप वाला यूज कर लो। मैम दूसरे वाले में कांस्टेंट नहीं है ना? हाँ जी बेटा, देखो टाइम पे डिपेंडेंट है। मैम ओके, दूसरे अंशिका, वाले में जिवा, साक्षी, अनामिका, सना, तनवीर, कोमल, अर्पिता, रितु, मनीषा, ममता, रेशम, साक्षी, नितिका, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, दैट्स वेरी गुड। मैम जो सेकंड वाले पार्ट है उसमें टी की वैल्यू रखनी है पहले, टी स्क्वायर में। आप देखो कैसे होना चाहिए, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। चलो देखो, एक बार हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। आ रहा है फिर 48 जूल। मैम 48 है सेकंड का। ठीक है, अभी देखते हैं। ओके, जस्ट लिसन टू मी नाउ। देखो आई स्क्वायर आर टी लगाना यहाँ पर ज्यादा सही है क्योंकि आई और आर दोनों का वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 और इंटू टाइम दे रखा है 3, यानी कि 27 इंटू 2 या 3 3 9 9 2 18 18 3 54। यस मैम ऐसे किया। अब आप इधर आ जाओ। इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट आपका टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट है मतलब वेरिएबल करंट है, तो उस केस में आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला बनता है 0 टू टी आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, राइट। यहाँ पर आप 0 से टाइम ले लोगे, 0 से 2, आई स्क्वायर की जगह 3 टी स्क्वायर रखोगे और आर की जगह 2 रखोगे, डी टी आ जाएगा। 3 इंटू 2 6 बाहर है ना। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? टी क्यूब बाई टी, सॉरी टी क्यूब बाई 3 2 टी क्यूब 2 आएगा मैम। टी का क्यूब होगा बाय 2 आएगा। मैम आई का स्क्वायर होगा ना, मैम आई का स्क्वायर होगा मैम। मैम 3t का स्क्वायर होगा ना। हाँ हाँ, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे आएगा, यानी कि 9 2 18। एक मिनट रुको, यहाँ से बता ही देते हैं इसको। यस यस, तो यहाँ आएगा 9 2 18 टी की पावर 4 अपॉन 4 0 से लेके 2, राइट। सॉल्व करेंगे। हम टी की पावर 5 होगा ना? 5 होगा मैम। अरे यार, 5 और नीचे भी 5 आएगा। यार टी की पावर 5 5, तो 18 बाई 5 बाहर ले लो और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। यस मैम। 32 माइनस 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा होगा। मैम स्क्रीन नहीं चल रही आपकी। ठीक है, आगे इंटू में सिर्फ 32 था। यस मैम। इज दैट ओके? दिस इज दिस मच जूल्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके पास वेरिएबल करंट आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, आपको इंटीग्रेशन रन कराना पड़ेगा। इज दैट ओके? और इंटीग्रेशन में जब भी आप कभी भी पता है वैल्यूज रखनी होती है ना इंटीग्रेशन में, तो वो पहले पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करो और तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि वो रेंज होती है। रेंज कभी भी स्टार्टिंग में बिना सोल्यूशन की पुट नहीं हो सकती, समझ रहे हो? वरना वो तो फिर उस पर्टिकुलर टाइम का आ गया ना। यहाँ पे तो ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो आपको हमेशा इन द एंड ही आंसर
आएगा आपका वैल्यू। मैम 115 पॉइंट पूछा। चलो बढ़िया, अभी वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है, आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस कितना एनर्जी डिसिपेट होगा। अभी जब ओके ओके ठीक है, तो 3 ओम के अक्रॉस कितना एनर्जी डिसिपेट होगा 3 सेकंड में। फर्स्ट पार्ट में आपको उसे आंसर करना है। सेकंड पार्ट में आपको आंसर करना है कि पूरे सर्किट में कितना एनर्जी लॉस होगा इन 3 सेकंड्स। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 1924। आप इसको सॉल्व कर दीजिए 1926 तक। बच्चे इतना लेट क्यों आ रहे हैं इस टाइम? पढ़ते रहो। थ्री 324 जूल आ रहा है। ओके टाइम हो गया, मैं कराऊं? यस मैम। सेकंड पॉइंट का आ गया, अभी फर्स्ट पॉइंट नहीं करा। सेकंड का बताऊं? ओके बताओ। 108 आ रहा है सेकंड का। वेरी गुड अलीशा। यस मैम 108 आ रहा है। मेरा भी 108 आया। साक्षी, गुड साक्षी। ठीक है, भावना। हाँ शना बोलो। फर्स्ट वाला पार्ट मुझे नहीं लग रहा किसी ने भी सही आंसर किया है मैम 324 आ रहा है उसका तो। ना। फर्स्ट का आप एक आंसर बात बताओ, जब 108 आ रहा है पूरे सर्किट का, तो उसका 324 कैसे आ सकता है? कोई सेंस है इस बात की? पर हमें लग रही थी, है ना। मैम फर्स्ट का आंसर है क्या? 36 जूल्स। यस मैम, मेरे आ गया फर्स्ट का फिर। बेटा ऐसे थोड़ी देखो आंसर शीट के बाद तुम बोलो। मैम नहीं बताया, मुझे लगा गलत होगा इसलिए मैं मैम मेरा तो 3 आ रहा है फर्स्ट का। ओके नाउ लिसन टू मी। हमें निकालना है एनर्जी डिसिपेट। एनर्जी डिसिपेट की अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े कि भाई एक होता है VIT, एक होता है V²/R×T, एक होता है I²RT। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेस्ट होगा? I²R। आई गेस यस V²/R×T, ये वाला बेस्ट होगा। यस मैम। क्योंकि अगर आप करंट वाला यूज करोगे तो आपको करंट डिवीजन करना पड़ेगा। वैसे वो भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली चीज है नहीं, आप कर सकते हो, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो एक काम करते हैं, इसको पहले इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको डील करना आना चाहिए, बहुत बार किया है। 2 ओम आएगा, 2 आएगा। 2। तो 2 ओम इधर है और उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा इधर 2 ओम। 2 ओम। इनके अक्रॉस जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया इस वाले सर्किट का? 4 ओम। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, 3 एम्पियर आ जाएगा। 3 यानी कि 3 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करता है। तो बेटा इस वाले रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर। मैम इसको 12 से इंटू कर देंगे। इसको आप सिंपल करोगे
तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, 2 इंटू 3 यानी कि 6 वोल्ट। तो ये जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है ये 3 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस भी और 6 ओम के अक्रॉस भी है ना। अगर मैं इसमें ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको? इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट का है, राइट। अब बात वो मुझसे इस वाले रेसिस्टर की कर रहे थे, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है कि P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R इंटू टी। V स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, R कितना हो जाएगा 3 और टाइम कितना है 3 सेकेंड। कितना आंसर आया? 36। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब बेटा आपके पास सेकंड पार्ट भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है P टोटल निकाल रहे हैं हम, सॉरी E टोटल। एक मिनट मैम ऊपर भी तो हमने एनर्जी निकाली है ना, पावर थोड़ी। हाँ हाँ, E टोटल निकाल रहे हैं। कहाँ लिखा है? अच्छा देखो, ई टोटल आप किसके क्रॉस निकालोगे? एक तो आप निकालोगे 3 ओम के क्रॉस, एक निकालोगे 6 ओम के क्रॉस और एक निकालोगे 2 ओम के क्रॉस। फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो आपको 3 ओम का तो पता है 36 आने वाला है। अब 6 ओम का देखो, V स्क्वायर 6 ओम के क्रॉस भी कितना है? V 6 इंटू 6 ही है, R का वैल्यू 6 है और टाइम 3 है, राइट। 2 ओम के क्रॉस देखोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम के क्रॉस भी 6 वोल्ट है। जब पहले वाले 2 ओम देखो, यहाँ पे जब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, दोनों ऐड होकर 12 वोल्ट हो जाएंगे। मैम ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, V स्क्वायर बाय R इंटू टी वाला फॉर्मूला लगा के, V जो हमारा टोटल 12 वोल्ट लेके और फिर इक्विवेलेंट। हाँ, वो सेल के इफेक्ट में निकाल सकते हो कि सेल ने टोटल कितना प्रोवाइड करा है। यस मैम, बिल्कुल, पर ऐसे भी निकालो जब हमारे कंपोनेंट्स देख रखे थे, तो मतलब इट्स अप टू यू, ठीक है, वो वाला भी बता दूंगी। यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 3 9 9 6 54, आप इसको ऐड करो 108 जूल आ जाएगा। 108 आएगा। अब चाहो तो आप निकाल सकते हो सेल के कंपैरिजन में भी। एक बार बताओ, सेल कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहा है? 12 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 ओम, और 2 इधर और 2 उधर, है ना। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन 2 आया था, 2 इंटू 2 सीरीज में 2 + 2 और 3 मिनट के लिए, तो 4 3 = 12, यहाँ पे 12 इंटू 9 इज 108 जूल। ठीक है, इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना, क्या इससे पहले वाली स्लाइड। मैम हाँ बेटा, मैम I स्क्वायर RT से भी तो कर सकते हैं इसको हाँ एनर्जी। बिल्कुल कर सकते हो। उस केस में बस आपको करंट डिविजन करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट पोटेंशियल से काम चल जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू। मैम मैंने वैसे ही निकाला। लास्ट स्लाइड दिखा दो। ये वाला रिपीट कर दे एक बार, ई टोटल वाला। देखो ई टोटल, एक सेकेंड, ओके, विजिबल है ना स्क्रीन? मैम देखो ई टोटल आप कैलकुलेट करते हो अक्रॉस ईच रेसिस्टर, 3 ओम 6 ओम 2 ओम, जितने भी थे उन सबके अक्रॉस हमने रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी डिसिपेशन हमने कैलकुलेट किया। सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, V स्क्वायर अपॉन टी इंटू में R, V स्क्वायर इंटू R अपॉन टी। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ओके, तो 3 ओम को तो आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंपल लिख दो 36। 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट का है, 6 इंटू 6 बाय 6 इंटू 3, वैसे लिख दिया हमने। भाई V स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 अपॉन R कितना है 6 ओम, और कितने टाइम के लिए चाहिए? 3 सेकंड के लिए। सिमिलरली आपने 2 ओम के अक्रॉस निकाल लिया, इनको ऐड कर दिया 108 जूल। ऐसे निकाल लो, या ऐसे निकाल लो कि जो आपके पास सेल है उसने कितना एनर्जी सप्लाई किया है। ठीक है, तो बस हमने क्या करा, सेल का पोटेंशियल कितना है 12, तो 12 इंटू 12 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है सर्किट में 4 ओम, रख दिया। कितने टाइम तक के लिए? 3 सेकंड्स के लिए। सॉल्व करो, 108 जूल आ गया। इज दैट ओके? मैम एक बार जो आपने फर्स्ट पॉइंट करा था वो शो कर दो।
मैम फर्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड। ओके, अब इधर आ जाओ, अभी क्वेश्चन वाला मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आपको एक सेटअप फर्स्ट दिया है, एक सेकंड दिया है, एक थर्ड दिया है। इन्होंने बोला है सभी रेसिस्टर्स जो यहाँ लग रहे हैं इन सारे सेटअप्स में वो 1 ओम के हैं। बताओ P1, P2, P3 में क्या रिलेशन होगा? P1 इज द पावर एसोसिएटेड विद दिस फर्स्ट सेटअप, सेकंड के साथ P2, थर्ड के साथ P3 है। बताओ किस तरह से वेरी करने वाला है? अभी टाइम हो रहा है 1934, आप 1937 तक बता दो। क्या फाइंड आउट करना है? बेटा निकालना है रिलेशन P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है? मैम पावर का फॉर्मूला तो फिर I स्क्वायर R हो जाएगा ना, अगर एनर्जी I स्क्वायर RT होता है तो। मैम सब में सेम नहीं होगा ना? देखो ऑप्शन तो है नहीं वैसा। मैम सेम वाला ही नहीं ऑप्शन मैम सेम होंगे सारे वैसे। यस वही। मैम। मैम सेम। जब ऑप्शन में नहीं है तो वो आंसर नहीं है, सेम नहीं होगा। मैम दे दिया, आंसर दे दिया। ओके, ऑप्शन सी आ रहा है सबका, राइट? यस मैम। नो मैम, बी। बी आ रहा है। यस मैम, मेरा भी बी है। बेटा स्वाति इसमें पावर्स के बीच में रिलेशन निकालना है। P1, P2, P3 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? P1 बड़ा हुआ कि P2 बड़ा हुआ कि P3 बड़ा हुआ, क्या होगा वैसे निकालना है। P3 ज्यादा बड़ा होगा। अब बाकी सारे भी निकालो, जिससे बड़ा होगा। P3 सबसे बड़ा होगा तो आप ऑप्शन बी सेलेक्ट कर रहे हो सारे, राइट? कसक माइक ऑन कर सकते हो बेटा? कर सकते हो क्या? गुंजन आप माइक ऑन कर सकते हो? अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो माइक ऑन करके बताओ आपका ऑप्शन सी कैसे आया? मैंने तो बी किया है। बी किया है? अच्छा देखो आपने शायद सी भी किया था। मैम जो बड़ा होता है उसकी तरफ होता है ना साइन, हाँ खुला हुआ, साइन का। ठीक है। गुंजन आप करोगे माइक ऑन? P1 बोलो कोमल, आप बताओ चलो। मैम इसमें ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले, जिसका रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा उसकी पावर कम होगी। वेरी गुड, वेरी गुड कोमल। मैम सबकी रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी इक्विवेलेंट? नहीं, नहीं ना, रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी, इक्विवेलेंट देखो रेजिस्टेंस अलग पावर होगी। का फॉर्मूला था V स्क्वायर बाय R। अगर आप ध्यान से देखो तो हर टर्मिनल के अक्रॉस V तो सेम है, यानी कि पावर डिपेंड करने वाली है R इक्विवेलेंट पर, और वो भी इनवर्सली, राइट? अब आपको सारे सेटअप्स में ना पार लगानी पड़ेगी, पार निकालनी पड़ेगी, दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट। अब एक बारी मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल A मान लूं और इस पॉइंट का B मान लूं, तो A और B के अक्रॉस 3 वोल्ट है। यहाँ पर A मान लूं, यहाँ B मान लूं, उसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट है। सिमिलरली यहाँ पर A माना, यहाँ B माना, और आप ध्यान से देखो तो इधर के भी पूरे सेटअप के अक्रॉस 3 वोल्ट ही आ रहा है ना? अब बस बाकी हमें यहाँ पे सिंपल, मैंने आपको वायर प्रॉब्लम, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सब सिखाया है, सब अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? आप यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एक्स मान लो, इधर वाई मान लो, 4 पोटेंशियल पॉइंट आ गए। फटाफट से आप फर्स्ट सेटअप के लिए एक आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो। तो ए, एक्स, बी और वाई। तो ए से एक्स के बीच में आपको कोई दिख रहा है क्या?
बिल्कुल ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर दो। फिर आपको सिमिलरली ए से वाई के बीच भी दिखेगा, वाई से बी के बीच भी दिखेगा, और एक्स से बी के बीच भी दिखेगा। एक बार देख लो 4 रेसिस्टर दिख रहे हैं क्या, है ना, ये सारे। और ये है एक्स से वाई के बीच, यानी कि एक रेसिस्टर ऐसे भी आएगा। सारे 1 ओम 1 ओम 1 ओम के हैं। आपको पता है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का सिचुएशन है। यस मैम। अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इधर बचेगा 2 ओम और इधर भी बचेगा 2 ओम। इसका आर इक्विवेलेंट 1 फर्स्ट वाले का आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाली सेटअप की। अगर आप सेकंड सेटअप को देखोगे तो सेकंड सेटअप में आपको क्या देखने मिलने वाला है, सेम ही तो है मैम, वो सेम है, इसका भी 1 ही ओम आना चाहिए। हम अगले का भी 1 ओम आ रहा है मैम बीटस्टोन के हिसाब से। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बिल्कुल सेम नहीं है। क्या तुमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है यार? मैम यहाँ पर 0.6 ओम आ रहा है। आप ये तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो टर्मिनल के अक्रॉस आपको रेसिस्टेंस चाहिए, कभी भी वहां से कनेक्शन नहीं होता। यहाँ से ए टू बी कनेक्टेड नहीं है, एक्स टू वाई कनेक्टेड है भाई। ए और बी के बीच तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तभी तो करंट सर्किट में होगा। अगर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दोगे तो करंट की तो सेंस ही नहीं बन रही। एक्स और वाई का पोटेंशियल 0 होता है। बस यही कंपटीशन का, बस यहीं पे लैग कर जाओगे। ध्यान से देखना, ये इस तरह से बना हुआ है। वो जो ए से बी दिख रहा है ना तुमको, उसको ऐसे समझ लो। समझ में आया? यस मैम। अभी पूरे का 1 ओम आ जाएगा, अभी आपने यहाँ देखा, और इधर भी 1 ओम है। यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/2 ओम आएगा। 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल। अब आप बात करो थर्ड वाले सेटअप की, तो दिस इज आर इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सेटअप। अगर मैं थर्ड सेटअप को स्टडी करूं, मैम 1 ओम उसमें देखो इस पूरे का जो डायमंड शेप में बन रहा है उसका तो 1 ओम है, साथ में 1 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, है ना? 2 ओम हो जाएगा मैम इसका। इसका 2 ओम हो जाएगा। सेकंड वाले में आपने कैसे करा, एक बार और बता दो। ये तो 1 ओम है ही, और साथ में इधर ऐसे 1 ओम कनेक्टेड है। एक बार मैं ये वाला लिख दूं, ठीक है ना? यहाँ आपको दिख रहा है इट इज 2 ओम। देखो सेकंड वाले में जो रेसिस्टेंस था ना, ये वाला जो मैंने बाहर बनाया है, ये एक्चुअली यहाँ था। आप ध्यान से देखो बेटा, ये ए और बी है, उसने घुमा दिया है ना? इनके अक्रॉस पोटेंशियल जाना चाहिए अपना। मतलब ये वो वाला कनेक्शन हो गया जो मैं बनाती थी ना, कि एक ऐसे बनाती थी और एक ऐसे करके बनाती थी। यस मैम। देखो बीच वाला हो गया। बस इसमें आपको ना इन्होंने और कंफ्यूज करने के लिए ना वो नहीं दिया है, बीच वाला वायर एक्स से वाई का नहीं दिया है। समझ रहे हो? यस मैम। इन्होंने एक से बी का दे दिया था। ओके मैम। हाँ, अब आप ध्यान से देखो, आप लिख सकते हो कि आर इक्विवेलेंट ऑफ 1 is smaller than R equivalent of 3 and it is greater than R equivalent of 2. यस मैम। कि opposite जो बड़ा में, होता है उसकी तरफ वो ओपन रहता है ये साइन। बिल्कुल, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है। ओके मैम। तो देखो P2 बड़ा है सबसे ज्यादा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। यस सी। क्या होएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, यस मैम। अच्छा था क्वेश्चन। यस। सेकंड वाले में अभी- बता दो आपने आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला। देखो भाई, इसे मैं नहीं बताऊंगी, इसे आप ही बताओगे। ये सारे 1 ओम है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बताओ क्या है। मैम इसमें आपने मतलब कि ए से बी जो रेसिस्टर था वो उधर क्यों ले लिया, ये समझ में नहीं आया। बेटा ये मैंने नहीं लिया, ये क्वेश्चन में गिवन है। मैं कैसे कुछ भी ले सकती हूँ? ये देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी एसीबी के क्रॉस है। इसका 2 ओम आ जाएगा। अच्छा अभी रुको, मैम मैं बताऊं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ चुका है, उन्हें सिर्फ समझना है। अब मुझे ये बताओ कि ये ए से बी क्वेश्चन में खुद गिवन है
है ना बेटा। अगर आप इन दो पोटेंशियल के बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल सेम मान लोगे, तो एक बात मुझे बताओ, सर्किट में करंट कहां से आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है, उन्होंने तो ब्रिज वाला रेजिस्टेंस दिया ही नहीं। अगर कहीं ऐसा कुछ दिया होता तब वो हटता, ये तो उन्होंने दिया ही नहीं आपको और कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको और फील आए कि यही वो ब्रिज वाला वायर है, इसको हटाओ। अब ध्यान से देखो, ये वाला वायर तो ऐसे ही रहेगा 1 ओम, ऊपर से ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो यहां बन जाएगा 2 ओम और सिमिलरली यहां बन जाएगा 2 ओम, है ना। फिर ये 2 ओम के पैरेलल में जाके ये 1 ओम तो अभी भी ऐसा ही है, 2 ओम पैरेलल में है ना, तो इनको आप लिख सकते हो 1 ओम इस तरह से, तब जाके आंसर 1/2 ओम आएगा। ओके यस मैम। ठीक है। ओके तो कल हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में, ठीक है। ये आज तो टाइम हो गया, वी विल स्टडी अबाउट बल्ब। बस आज एक बार ये देख लो कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने देखा एक तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, है ना। आपने मैक्सिमम करंट निकालना सीखा, आपने नंबर ऑफ सेल्स निकालनी सीखी, फिर आपने इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट ये सब सीखा। आपने कंडीशन देखी कि कब करंट मैक्सिमम होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, राइट। सिमिलरली आपने क्या देखा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट देखा, और आपने एक कंपटीशन वाला क्वेश्चन किया है जो लिटरली प्रीवियस ईयर है आपका, बाकी आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करे हैं, ठीक है। कल वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बल्ब। बल्ब से बहुत क्वेश्चन फंसता है, ठीक है मैम कल तो आपकी क्लास ही नहीं है। ओके यस मैम। सैटरडे को। तो जब भी होगी तब हम ये पढ़ेंगे। मैम आपने ऐसा- नोट अपलोड कर दिए? ये वाले तो अभी लास्ट वाले कर दिए थे, लास्ट वाले देख लो। यस मैम। मैम ये वाले भी कर देना आप अभी। हाँ ये वाले अभी नहीं होंगे, वाले रात में होंगे क्योंकि एक क्लास और है, ठीक है। ओके मैम। चलो बाय एवरीवन, बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। वेलकम रेशम, इट मींस अ लॉट। बाय बाय हिमानी, थैंक यू पलक, बाय मैम, गुड नाइट। गुड गुड नाइट मैम। नाइट बेटा, गुड नाइट। थैंक यू पलक, थैंक यू छाया मैम नमस्ते। बाय मैम। नमस्ते, थैंक यू अर्पिता।